एवरीवन, हाउस यू ऑल? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग फाइन। पिछली लेक्चर वीडियो में हमने क्या करा था, सारा अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ख़त्म कर लिया था। अब गाइज 150 क्वेश्चन आंसर्स हमें लगे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझने में। अब हम करेंगे नेक्स्ट अपना पॉइंट, दैट विल बी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सो स्टार्ट कर रही हो क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन। कहते हैं इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब आया था? अंग्रेजी माल बिक्री अधिनियम वर्ष कौन सा है? दैट इज़ 1893। ओके, इंडियन वाला ऑफ कोर्स आपको पता है, इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आया था। सेक्शन डैश टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। मतलब डेफिनेशन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की कौन से सेक्शन में है? इट इज विच सेक्शन? सेक्शन नंबर 4। डैश इज अ सेल इन विच प्रॉपर्टी पासिस टू अ बायर अपॉन कंप्लीशन ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है जी, जब आप पूरा एग्रीमेंट कंप्लीट करते हो तभी प्रॉपर्टी पास होगी आपको। और बार्गेन विद बिटवीन द पार्टी। द टाइटल इज ट्रांसफर्ड। जब टाइटल ट्रांसफ़र हो जाता है बायर को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, अदर देन द पेमेंट एग्रीड अपॉन। होता है ना, कई बार क्रेडिट सेल होती है तो वो भी कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल सेल, दैट इज़ एब्सोल्यूट सेल। नॉर्मल सेल दैट इज़ एब्सोल्यूट सेल। लेकिन अगर हमने फ्यूचर में सेल करनी हो उसे हम कंडीशनल सेल या फिर एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे। ओके, एब्सोल्यूट सेल मतलब नॉर्मल सेल होगी, चाहे वो कैश सेल हो चाहे क्रेडिट हो, इट डजेंट मैटर। कैश और क्रेडिट कोई भी सेल इसमें हो सकती है। आई होप दैट पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर कि कैश और क्रेडिट का इससे कोई लेना देना नहीं है। सो एब्सोल्यूट सेल कैन बी, लिख लीजिए, एब्सोल्यूट सेल कैन बी कैश और क्रेडिट। इट डजेंट मैटर कि आपने उधार पर लिया या क्या है, या लोन पर लिया। सेल तो सेल मतलब सेल तो सेल है ना। कंडीशनल में कंडीशंस क्या है, दैट इज़ फ्यूचर में हम करेंगे एंड ऑल। चलिए अब आ गया वही क्वेश्चन, एग्रीमेंट टू सेल को क्या बोलते हैं? दैट इज़ कंडीशनल सेल। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? समझ गए, एग्जीक्यूटरी फ्यूचर में होना, लेकिन एब्सोल्यूट सेल तो प्रेजेंट में थी। एब्सोल्यूट सेल इज रिलेटेड टू present and conditional sale or agreement sale is related to future. So that's why option to this question is option number 2. agreement to sell को हम क्या बोलते हैं? agreement to sell, याद रखें, agreement to sell का मतलब है just in personam, मतलब आपके पास पर्सन के अगेंस्ट राइट है, ठीक है ना, कि आप उससे ये सामान ले सकते हो। पर रेम का क्या मतलब है? पूरे वर्ल्ड से ले सकते हो। नॉर्मल सेल को जस्ट इन रेम कहते हैं। क्यों? पूरे वर्ल्ड से कैसे ले सकते हो? फॉर एग्जांपल मैंने कोई चॉकलेट खरीदी है, अब मेरे को दुकानदार ये थोड़ी बोलेगा ये तो मेरी चॉकलेट है ना, नहीं। सो वर्ल्ड से आपका पूरा राइट मिल जाता है जस्ट इन रेम में। और पर्सोनम से, पर्सन से कब मिलता है? एग्रीमेंट टू सेल में। क्यों? क्योंकि अभी ये कॉन्ट्रैक्ट होना है फ्यूचर में, अगला बंदा बदल भी सकता है। सो आप उस पर्सन से उससे क्या कहते हैं, क्लेम ले सकते हैं एंड ऑल। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड जस्ट इन पर्सेनम। ये व्यक्तिगत वाला होता है। सेल इज, अब पता लग गया आपको नॉर्मल सेल क्या होती है, जस्ट इन रेम। क्योंकि कंडीशनल सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या है? जस्ट इन पर्सोनम। सेल मतलब यहाँ पर कैश सेल या क्रेडिट सेल कुछ आ जाए तो दैट इज जस्ट इन रेम। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे फॉर्म हो सकता है वो किस सेक्शन में है? देखो, डेफिनेशन आपके किस सेक्शन में थी? सेक्शन 4 में। और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में? सेक्शन 5 में। किसका? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। ओके, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सब्जेक्ट मैटर क्या होगा हमारे सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट में? ये किस सेक्शन में लिखा गया है? ये लिखा गया है हमारे सेक्शन 7 में। सो सब्जेक्ट मैटर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 7, लिख लीजिए। ओनली मूवेबल गुड्स आर द मैटर, सब्जेक्ट मैटर। सिर्फ मूवेबल गुड्स जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो सकते हैं, सिर्फ वही सब्जेक्ट मैटर में आएंगे। ये कहाँ लिखा गया है? ये सेक्शन 6 में लिखा गया है। ओनली मूवेबल गुड्स आर द पार्ट ऑफ, ओनली मूवेबल गुड्स आर द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इट इज़ रिटन इन सेक्शन 6। इफ़ गुड्स आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपने देखा है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर, ये आपके पास 5 चॉकलेट्स रखी हैं, आप बोलो मुझे ये चाहिए, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड। देखो, एग्जिस्टिंग गुड्स की 3 टाइप्स होती हैं, स्पेसिफिक, असर्टेंट और अनअसर्टेंट। तो मतलब एग्जिस्टिंग गुड, वैसे तो हर चीज़ का आंसर एग्जिस्टिंग गुड भी हो सकता है, बट इसके सब पार्ट्स में से क्वेश्चन पूछा गया ना, तो जब आप आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है दैट विल बी कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स। लिख लीजिए,
गुड्स आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अब भाई दिखा दो, दैट विल बी, जिससे आप देख सकते हो थ्रू डिस्क्रिप्शन एंड ऑल, मतलब बिल्कुल भी आप देख भी सकते हो एक एक्चुअल में, दैट विल बी असर्टेंड। जब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद तुम गुड्स को आइडेंटिफाई करते हो, जब गुड्स आर डिफाइंड सिर्फ बाय डिस्क्रिप्शन बट आर नॉट डेफिनेट और स्पेसिफिक, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बताया हल्का फुल्का ऐसा बन जाएगा ये कर देंगे, दैट विल बी कॉल्ड अनअसर्टेन गुड्स। वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन आर, क्योंकि ये पेपर में आए हुए हैं, मैं फटाफट करवा रही हूँ बट इंपॉर्टेंट उतने हैं, ये नहीं कि अगर मेरी स्पीड तेज़ है तो इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्स आर टू बी मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस एक्वायर्ड बाय सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, अब बनेंगे भी फ्यूचर में, देख रहे हो ना, मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस और एक्वायर भी फ्यूचर में होंगे, मतलब हमें फ्यूचर में बनेंगे, मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तब हम बनाना शुरू करेंगे, जब आप हमें पेमेंट कर दोगे 10,000 रुपये या एडवांस पेमेंट कर दोगे तब हम बनाना शुरू करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज फ्यूचर गुड, जो आप फ्यूचर में बनाते हो। अब इसमें आप फ्यूचर में तो बनाते हो पर हमें पता नहीं है बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, अगर तो क्रॉप अच्छी गई तो आपको मैंगो अच्छे मिल जाएंगे मीठे, अगर क्रॉप अच्छी नहीं गई तो मीठे नहीं मिलेंगे, तो ये उसका मतलब होता है मे और मे नॉट, दैट विल बी कॉल्ड एज फ्यूचर गुड्स। ओके, सो rules regarding to the delivery of goods are dealt in the sales of goods act। regarding the delivery of goods के regarding कौन सा सेक्शन है कि गुड्स को कैसे डिलीवर करना है 1930 वाले में, गाइज ऑप्शन ए 33 से 39 डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिगार्डिंग हमारा है। बाकी देख लेते हैं सेक्शन बी 20 से 29 किस पर, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, जब आप अपने गुड को ट्रांसफ़र कर देते हो। 18 से 23 ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, ये है इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स के लिए। स्पेसिफिक गुड्स कौन से होते हैं जो उसी टाइम आप देख लेते हो, अनसर्टेन जो सिर्फ डिस्क्रिप्शन से होते हैं, उनके लिए 18 से 23। ओके, और जो 32 सेक्शन 32 है वो डिलीवरी ऑफ कॉन्करेंट कंडीशन डिलीवरी के बारे में बात करता है। और सेक्शन 33 स्टेट डिलीवरी होगी कैसे। सेक्शन 32 पेमेंट की कंडीशन के बारे में बात करता है, सेक्शन 33 डिलीवरी होगी कैसे। ये यूट्यूब पर है तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लीजिए और इसको याद करिएगा। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू ए कैरियर इज प्राइमा फेशी, प्रथम दृश्यता, मतलब इम्पोर्टेंट है। कहते हैं अगर आप कैरियर से कर रहे हो तो इसका क्या मतलब, डीम टू बी द डिलीवरी टू द बायर, डीम नॉट डीम क्या होगा, इट विल बी डीम टू बी डिलीवरी टू द बायर। रिस्क अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट फॉलो, रिस्क कब फॉलो होता है, ओनली व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर, ओनली व्हेन द ओनरशिप हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, ओनली व्हेन द प्राइजेस हैव बीन पेड, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव तो नहीं आएगा और प्राइजेस का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, सो आंसर विल बी बी, दैट इज जब गुड्स नहीं ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगी। अब गुड्स ट्रांसफ़र और ऑनरशिप में फ़र्क है, ऑनरशिप का मतलब बायर के गुड्स हो चुके हैं और डिलीवर का मतलब अभी आपके नहीं हुए, ऑनरशिप नहीं अभी आपकी हुई, आपको सिर्फ ट्रांसफ़र करें। सो डिलीवर और ऑनरशिप में फ़र्क है, जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है तब फिर रिस्क ट्रांसफ़र होकर रिस्क अंडर सेल्स ऑफ गुड एट फॉलोज, मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम सेलर टू बायर। When the goods are delivered to carrier or wharfinger for the permission of transmission to the buyer, the delivery is जहाँ माल वाहक या घाट के उद्देश्य के वितरित किया जाता है, खरीदार के संचरण वितरण है। सो ऑब्वियसली जब हम डिलीवर कर देते हैं थ्रू कैरियर और वॉर फिंगर के थ्रू, मिडल मैन हो गया ना, सो फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू बायर, कि उस तक पहुंचाने के लिए ठीक है, वैलिड है, हम मिडल मैन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, वैलिड एंड इफेक्टिव। Unless otherwise agreed, where goods are sent by seller to buyer by route involving sea route के थ्रू अगर सेलर उसको भेज रहा है तब क्या करना चाहिए, सेलर को बायर को इन्फॉर्म करना चाहिए कि गुड इंश्योरेंस करवा ले, वो खुद इंश्योरेंस करवाए, या मस्ट में मतलब करवा सकता है, मस्ट मतलब करवाना ही चाहिए, नहीं ज़रूरत है बायर को इन्फॉर्म करने की। सो याद रखें जब आप मेल के आप क्या कहते हैं रूट के थ्रू, सी रूट के थ्रू आप अपने गुड्स भेज रहे हो तो आप बायर को इन्फॉर्म करेंगे, मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अपने गुड्स की इंश्योरेंस
करवा ले। लिख लीजिए, where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept the and payment of the good, he will have to compensate the seller in a suit by him for। अब बायर गलती से निगलेक्ट कर देता है, उसने जानबूझकर नहीं करा। देखो जानबूझकर करोगे तो प्राइस भी पे करोगे, लेकिन अगर गलती से कुछ गलती होती है तो उसे हम बोलेंगे डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। तो इस केस को क्या हम बोलेंगे कि आप सिर्फ डैमेजेस का पेमेंट करोगे। ओके, और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? सेक्शन 73 में, लिख लीजिए। Under the Sales of Goods Act in 1930, where the contract of sales of uncertain goods, then the property of good doesn't pass to the buyer। Obviously जब uncertain है, आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन से गुड्स देख रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको असर्टेन करना पड़ेगा, तब जाकर आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बनेगा। अनअसर्टेन गुड्स को असर्टेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, डिस्क्रिप्शन से है, किसी भी तरीके से है, तो रूल 18 ने इसके बारे में बात करा है। अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय रेलवे कंपनी एक्नॉलेजिंग रिसीट ऑफ गुड्स। अब रेलवे कंपनी के लिए क्या होता है? बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीट, डॉक वारंट, नन ऑफ द अबव। रेलवे रिसीट होगा ना, देखें रेलवे कंपनी के लिए रेलवे रिसीट वर्ड यूज़ होगा। बिल ऑफ लेडिंग कब यूज़ होता है? शिप का कार्गो हो उसके लिए। और डॉक वारंट कब यूज़ होता है? मैराइन और रिवर डॉक के लिए, ठीक है, शिप उसके लिए, ये कार्गो के लिए, ये रिवर मैराइन डॉक के लिए, याद रख लीजिए। सेलर सेंड अ गुड टू द बायर अ लार्जर और स्मॉलर क्वांटिटी देन ऑर्डर द क्वांटिटी। कहते सेलर ने सेंड की गुड बायर को, या तो लार्जर क्वांटिटी या तो स्मॉलर क्वांटिटी। अब बताओ बायर क्या करेगा? अब इसमें क्वालिटी में कोई दिक्कत थोड़ी है। अब बायर की मतलब है कि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है पूरी की पूरी क्वांटिटी, बट करनी पूरी की पूरी क्वांटिटी है। सो द बायर कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द होल क्वांटिटी। नेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।